चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के लिए। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था केमनो 4। लास्ट एग्जांपल मैंने केमनो 4 लिया था। अब यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल लो कि मेरे पास ये है केमनो 4 के बाद नेक्स्ट है मेरे पास K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट है। यहाँ क्रोमियम पे चार्ज +6 है। और इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो होता है यहाँ पे ये ऑरेंज कलर होता है। फिर ये मैंने लिया K2Cr4 पोटेशियम क्रोमेट। एंड पोटेशियम क्रोमेट का जो कलर होता है, इसका कलर जो होता है येलो होता है। अब आपको बताना है कि ये येलो है बेसिकली डीडी ट्रांजिशन के कारण या चार्ज ट्रांसफर के कारण। फिर यहाँ आपको देखना है कि ये ऑरेंज है डीडी ट्रांजिशन के कारण या चार्ज ट्रांसफर के कारण। आपको पता है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है और इसका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 3d5 और 4s1 होगा। और यहाँ क्रोमियम पे चार्ज +6 है, यहाँ भी क्रोमियम पे चार्ज जो है +6 है। अब +6 का मतलब यहाँ पे क्रोमियम +6 जो होगा ये बेसिकली ये 3d0 हो जाएगा और ये 4s0 हो जाएगा। और यहाँ भी सिचुएशन ये है कि क्रोमियम जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये 3d0 हो जाएगा और 4s0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन बताओगे या चार्ज ट्रांसफर? चार्ज ट्रांसफर होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स की तरह हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स की तरह कंपाउंड है K2 और CrO4। यहाँ पे देखो क्रोमियम का तो फर्दर अब ऑक्सीडेशन होगा नहीं कि क्रोमियम अपने वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इस पे ऑलरेडी +6 चार्ज है। अब +6 से ऊपर जाएगा नहीं, मतलब नीचे जाएगा, इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा इसका। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा इसका होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का तो बेसिकली ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्रोमियम का जो होगा रिडक्शन होगा। जैसे ये K2Cr4 में देखोगे ये क्रोमियम है और ये 4 ऑक्सीजन है, जिसमें से ये 3 ऑक्सीजन यूं है और ये ऑक्सीजन पे ले लिया मैंने नेगेटिव चार्ज। ठीक ना, ये नेगेटिव चार्ज और यहां भी आ जाएगा आपका ये नेगेटिव चार्ज। 2 पोटेशियम है, यहां भी आ गया ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ K पे आ गया प्लस और ये आयनिक बॉन्ड हो गया। यहाँ भी आ गया K पे प्लस और ये आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, और यहाँ क्रोमियम पे चार्ज जो है +6 है और ऑक्सीजन पे चार्ज जो है ओवरऑल ये -2 चार्ज है। तो बेसिकली येलो कलर है, यहाँ पे क्या होगा O-2 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा क्रोमियम +6 की तरफ। जब लाइट मिलेगा तो लाइट के थ्रू एनर्जी पाके O-2 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होगा क्रोमियम +6 की तरफ होगा। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, बताओ यहाँ पे आप ये बताओगे कि ये येलो कलर है ड्यू टू व्हाट? बोलो। येलो कलर है ड्यू लिगेंड मेटल स्पेक्ट्रा। येलो कलर ड्यू टू लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। यहाँ O-2 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा क्रोमियम +6 की तरफ। ये लिगेंड की तरफ हो गया और ये मेटल की तरफ हो गया। और यहां भी क्या होगा, ये ऑरेंज कलर है ड्यू टू व्हाट?
orange color due to ligand metal charge transfer spectra. ligand metal चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यहां भी होगा। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर लेना चाहेंगे, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, स्ट्रक्चर लेना चाहेंगे तो बीच में ये ऑक्सीजन है, ये O माइनस और ये K प्लस, ये आयनिक बॉन्ड है। O माइनस और ये K प्लस, ये आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ O पे -2 चार्ज है और क्रोमियम पे +6 चार्ज है। तो ये ऑरेंज कलर है ड्यू टू लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, नोट कर लो। सर शो नहीं, क्या कुछ शो नहीं कर रहा। सबके साथ भी दिक्कत है जी, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारा। ब्लैंक है पूरा। ठीक है। तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, रीस्टार्ट करो। नोट कर लिया? दिख रहा जी? यस सर। अब यहाँ एक एग्जांपल लो, नेक्स्ट एग्जांपल लो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रब कर दे रहा हूं मैं इसको। ये एक नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखो, ये मेरे पास है एक कॉम्प्लेक्स FeH2O, FeH2O होल 5 और ये NO, FeH2O होल 5 NO और ये SO4 लिया। इसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है, ये ब्राउन कलर किस कारण से है, इसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि किस कारण से ब्राउन रिंग है ये, मतलब क्या कारण है कि कलर जो है इसका ब्राउन है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है ब्राउन कलर, इसका कलर जो होता है ब्राउन होता है। देखो यहाँ SO4 पे -2 चार्ज है, SO4 पे चार्ज -2 है तो आयरन पे चार्ज आएगा, और आयरन पे चार्ज आएगा तो NO पे भी चार्ज आएगा। जब मेटल पे चार्ज होता है तो NO पे भी चार्ज रहेगा। तो SO4 पे चार्ज -2 है तो NO पे चार्ज यहाँ पे +1 होगा। और ये वाटर न्यूट्रल, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब मेटल पे चार्ज रहेगा तो NO पे चार्ज रहेगा, मेटल न्यूट्रल रहेगा तो NO भी न्यूट्रल रहेगा। अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे मेटल पे चार्ज जो आएगा ये +1 आएगा, ठीक ना।
अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ये NO जो होता है न्यूट्रल होता है, NO न्यूट्रल होता है, इस पे चार्ज 0 है। और जब बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयरन जो होता है ये +2 स्टेट में होता है, +2 स्टेट में होता है। अब क्या होता है कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो NO का ऑक्सीडेशन हो जाता है, NO जो होता है NO+ में आ जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, यहां हो गया इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो NO ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उस इलेक्ट्रॉन को ये आयरन जो होता है ये गेन कर लेता है, और गेन करने के बाद ये आयरन जो होता है ये +1 स्टेट में आ जाता है, और यहां हो जाता है इसका रिडक्शन, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाता है। और फिर होगा क्या यहाँ पे कि ये NO ने क्या किया कि अपना ऑक्सीडेशन कराया, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और आयरन ने क्या किया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहाँ जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होगा, और यहाँ आप बोलोगे कि लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण जो है ये ब्राउन कलर है। तो ब्राउन कलर है ड्यू टू लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण ये ब्राउन कलर है। और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि जब फाइनली कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस कॉम्प्लेक्स में आयरन पे चार्ज जो होता है वो +1 होता है, और आयरन +1 जो है ये काफी लो स्टेट है, चार्ज काफी कम है। कॉम्प्लेक्स स्टेबल होने के लिए लिगेंड जो होना चाहिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और मेटल पे चार्ज हाई होना चाहिए, बट मेटल पे चार्ज यहाँ पे लो है और लिगेंड यहाँ पे वीक है। तो वीक फिर लिगेंड है और मेटल का चार्ज लो है, इस कारण से मेटल लिगेंड के बीच इंटरेक्शन काफी कम होगा, और ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो होगा थर्मोडायनेमिकली हाईली अनस्टेबल होगा। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज थर्मोडायनेमिकली हाईली अनस्टेबल due to low oxidation state of iron and presence of weak field ligand, and brown color is due to charge transfer spectra। और जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है वो लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर है। इतना नोट करो, फिर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। नोट कर लिया? यस सर। अब देखो क्या है, ब्राउन रिंग बनता कहां पे है, इसको रब कर रहा हूं। देखो नाइट्रेट के टेस्ट में, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, या नाइट्राइट के टेस्ट में ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है उसके अंदर हम लोग ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब देखो हम करते क्या है यहाँ पे, हम लोग करते क्या है यहाँ पे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये कोई टेस्ट ट्यूब लिया हमने, और इसके अंदर नाइट्रेट का सॉल्ट डाल देंगे, लाइक NaNO3 या नाइट्रेट डाल दिया, साथ में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि फर्दर यहाँ पे ये ऐड कर देंगे FeSO4। ये FeSO4 जो होगा फेरस सल्फेट, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा, तुरंत बनाएंगे तुरंत यूज करेंगे।
क्योंकि फेरस सल्फेट का फर्दर एयर ऑक्सीडेशन हो जाता है। आज अगर आप फेरस सल्फेट बना के लेते हैं और 2 दिन बाद यूज करते हैं तो फेरस सल्फेट का क्या हो जाता है कि फर्दर एयर ऑक्सीडेशन हो जाता है, फेरिक सल्फेट बन जाएगा। फेरिक सल्फेट बन जाता है। इसलिए हम करते क्या है कि पहले हम लोग स्पेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट तुरंत बनाते हैं और तुरंत यूज कर लेते हैं। ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ले लिया है ना, इस टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया है क्या बताओ, नाइट्रेट का सॉल्ट ले लिया, लाइक सोडियम नाइट्रेट, फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस सल्फेट ले लिया। फिर करते क्या है कि यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब को डेलिकेटली केयरफुली हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को हम यहाँ पे, ये टेस्ट ट्यूब को हम लोग यहाँ पे 45 से लेके 45 टू 60 के एंगल पे, 45 टू 60 के एंगल पे इसको हम लोग टिल करके रखते हैं। इसके अंदर जो पूरा जो मिक्सचर है, इस पूरे मिक्सचर को ये 45 से 60 के एंगल पे हम टिल करके रखेंगे, 45 टू 60 के एंगल पे टिल करके रखेंगे। फिर एक दूसरा कोई, मान लो बीकर ले लिया, एक दूसरा कोई हम बीकर ले लेंगे और उस बीकर के अंदर, ये हमने बीकर ले लिया मान लो ना, बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर हम करेंगे क्या कि इस बीकर के अंदर हम करेंगे क्या, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ये बीकर ले लिया मैंने, इस बीकर में हमारे पास क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड होगा और यहाँ पे इस बीकर में हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। आगे हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ेंगे। यहाँ पे ना कॉन्क के H2SO4 है और ये कॉन्क H2SO4 हम करते क्या है कि यहाँ पे हम बीकर के मदद से यहाँ पे हम लोग कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा ये ऐड करेंगे, बाहर से ये एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। तो जब एक्स्ट्रा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे, तो जो पहले से सॉल्यूशन है इस टेस्ट ट्यूब में और ये बाहर से जो एक्स्ट्रा सल्फ्यूरिक एसिड डाला, इन दोनों सॉल्यूशन के जंक्शन पे जाके एक रिंग बनेगा, एक छल्ला बनेगा, एक रिंग बनेगा और इस रिंग का कलर जो होता है ब्राउन होता है और इस तरीके से हम लोग ब्राउन रिंग बनेगा। इस तरीके से हम कंफर्म करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट था उस सॉल्ट के अंदर नाइट्रेट आयन है, ठीक ना, नाइट्रेट आयन है, ठीक है। ये कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड लिया। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, नाइट्रेट भी ब्राउन रिंग देता है, नाइट्राइट भी ब्राउन रिंग देता है, बट उस टेस्ट की बात हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में करेंगे। अभी मैं यहाँ पे कलर की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो व्हेन दिस सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन is treated with concentrated sulfuric acid and freshly prepared ferrous sulfate, then brown ring complex is formed at the junction of two solution। दो सॉल्यूशन के जंक्शन पे ब्राउन रिंग बनेगा, एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन, जहां पे दोनों सॉल्यूशन आके मिलेंगे वहां पे ये रिंग बनेगा। when extra dilute sulfuric acid, when extra dilute sulfuric acid is when extra dilute sulfuric acid is added delicately and carefully। देखो होता क्या है कि जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। अगर सॉल्यूशन के अंदर हिंड्रेंस या टर्बुलेंस आएगा, हल्का फुल्का हिलेगा या किसी भी तरह का टर्बुलेंस आएगा तो ये रिंग नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो अनस्टेबल होता है। ये रिंग बनने के बाद इस रिंग को ऐसे शेक कर देंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर है क्या कि आयरन +1 स्टेट में है और सारे लिगेंड जो है वीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमने किया क्या, तो हमने सोडियम नाइट्रेट का सॉल्ट लिया, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लिया, मिला दिया, टेस्ट ट्यूब को 45 से 60 के एंगल पे टिल करके रखा और इस टेस्ट ट्यूब के वॉल के सहारे डेलिकेटली और केयरफुली हम लोग यहाँ पे डेलिकेटली और केयरफुली ऐड करेंगे एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सॉल्यूशन के जंक्शन पे जाके एक रिंग बनेगा,
ठीक ना, ये रिंग बनेगा। ऐसे वर्टिकल तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे हिलता हुआ जाएगा पूरा नीचे और रिंग को तोड़ देगा। तो डेलिकेटली इस वॉल के सहारे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एक रिंग बनता है। उस रिंग का कलर जो होता है ब्राउन होता है। मैंने बताया कि ब्राउन कलर किस कारण से है, ठीक है ना, इतना अभी नोट करो, फिर इसके बाद ना इसका रिएक्शन बता रहा हूं। यहाँ पे रब कर दूं मैं इसको। बहुत केयरफुली इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं हम लोग। सर पहले से NaNO3 रहता है हाँ टेस्ट ट्यूब NaNO3 रहता में। है। हाँ NaNO3 रहता है। इसी का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि नाइट्रेट है कि नहीं, और रिंग बन जाता है तो कंफर्म होता है कि नाइट्रेट है। सर FeSO4 को NaNO3 के साथ डाल दिया जाता है सब मिला देते हैं एक साथ, और उसके बाद फिर अलग से डालते हैं ज्यादा हाँ अलग से H2SO4। डालते हैं, एक्स्ट्रा डालते हैं, तो दोनों सॉल्यूशन के जंक्शन पे बनता है। ठीक है ना। रब करूं? Yes, sir. अब देखो रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, क्या हो रहा होगा। देखो ये तुम्हारे पास सोडियम नाइट्रेट था और इसको आपने मिलाया सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये आपको दे के गया क्या, कौन सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपको सोडियम बाइसल्फेट दिया, प्लस ये नाइट्रिक एसिड दिया। और ये नाइट्रिक एसिड जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट है, प्लस यहां पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया H2SO4, प्लस ये नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है ना, यहां पे अब ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस, और नाइट्रिक एसिड जो होगा ये NO में कन्वर्ट हो गया प्लस वाटर। यहाँ नाइट्रोजन पे चार्ज +2 है, +5 है, और यहाँ नाइट्रोजन पे चार्ज +2 है, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ आयरन पे चार्ज +3 है, यहाँ आयरन पे चार्ज +2 है, ये हो गया तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब जरा यहाँ देख लो कि जो NO बन रहा ना, NO, ये क्या होता है कि जो FeSO4 ये कुछ बचा रहता है, FeSO4 लेफ्ट, FeSO4 लेफ्ट, और FeSO4 का सॉल्यूशन है तो इसको ऐसे लिख सकते हो FeSO4 7H2O, और फिर ये NO ओवरऑल न्यूट्रल है। अब यहां पे क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स बनता है FeH2O होल 5, और ये NO, और यहां पे आ गया SO4 +2H2O +2H2O। ठीक है ना, प्लस यहां पे आ गया तुम्हारा ये 2H2O। देखो हुआ क्या है, कॉम्प्लेक्स बनने से पहले ये आयरन कौन से चार्ज में था, +2 में था, +2. और NO कहाँ था, 0। 0. Neutral था. और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहां देखो SO4 पे -2 चार्ज, और NO पे +1 चार्ज, और आयरन पे आ गया +1 चार्ज।
तो इसने तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया और इसने गेन किया। और इसका कलर कैसा है बोलो? ब्राउन। ब्राउन कलर। brown, ब्राउन कलर है। तो ब्राउन कलर होने का कारण क्या है? एनओ से इलेक्ट्रॉन किधर गया? एफी की तरफ ना। एफ। तो एनओ यहाँ लिगेंड की तरह है। लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है यहाँ पे। फटाफट नोट करो। इसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसका मैग्नेटिक मोमेंट इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में 2008 में पूछा गया था एसर्शन रीजन क्वेश्चन में कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, ये एसर्शन था। और रीजन में बोला था कि इट हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे 5 या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ करके पूछा था। मिटा दूं मैं इसको? ये दूसरा लाइन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा? उसका एयर ऑक्सीडेशन होगा, फेरिक सल्फेट बन जाएगा, फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा। अब देखो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बनने से पहले जो बाहर से आपने आयरन लिया था वो आयरन +2 स्टेट में था और एनो न्यूट्रल था। एनो न्यूट्रल था। तो यहां देख लो कि ये एनो जो है पहले 0 चार्ज में है, फिर ये कन्वर्ट हो गया कहां पे? एनो प्लस में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। और यहां इसका क्या हो गया बोलो? ऑक्सीडेशन। फिर ये आयरन कौन से चार्ज में था पहले? +2 में। और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसका हो गया रिडक्शन और ये कन्वर्ट हो गया आयरन +1 में और इसका हो गया यहां पे रिडक्शन। 1 मिनट इसको चार्ज में लगाता हूं, नोट करो। अब बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का? देखो आयरन +1 बना है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके नहीं बना है जी, इलेक्ट्रॉन गेन करके बना है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन करके +1 में कन्वर्ट हुआ, लॉस करके +1 में कन्वर्ट नहीं हुआ। यहां कहानी देखो इसकी, ये आयरन जब +2 होगा तो बेसिकली क्या रहेगा? ये 3d6 और 3d6 4s0। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 ऐसे है, 4 अनपेयर्ड है। अब आयरन +1 क्या लिखोगे बोलो? कॉम्प्लेक्स में आयरन +1 आ गया, क्या ऐसे लिखोगे? सो गए क्या जी तुम लोग?
No. बताओ, ऐसे होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn+1 का? नो सर। इसके पास 3d भी है और 4s भी है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेते समय कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, 3d या 4s? 3D. 3d ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, ज्यादा क्लोज है ना न्यूक्लियस के, 3d लेगा। तो अब यहां पे सिचुएशन क्या बन जाएगा बताओ, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन था बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डी में, और लिगेंड्स ऑफ वीक है, ये 6 था। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, डी में ही आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस आयरन को दिया किसने, एनओ ने। ये जो इलेक्ट्रॉन आया है फ्रॉम एनओ आया है। अब यहां पे कितना अनपेयर्ड दिख रहा, 3. 3 अनपेयर्ड दिख रहा। अब यहां पे लिगेंड लोन पेयर देगा 6 लिगेंड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और 3 अनपेयर्ड है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट √15 bm होगा, इसको नोट कर लो। अच्छा देखो, अगर ऐसे आयरन बनता, न्यूट्रल से +1 में जाता, तो हम क्या लिखते हैं, 3d6 4s2, और यहां क्या हो जाता, 3d6 4s1 हो जाता। ऐसे में 5 अनपेयर्ड होता, और यहां पे आयरन न्यूट्रल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, तो लॉस करते समय कहां से लॉस करेगा, 3d से या 4s से? 4s से. 4s से। बट ऐसा नहीं हो रहा, आयरन पहले था +2 में, और 4s यहां पे 0 था, फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन करते समय कहां लेगा, 3D में 3d में लेगा। अब ये 3d7 हो जाएगा, 3 अनपेयर्ड रहेगा, इसको नोट कर लो। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड एंड लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, and brown color is due to charge transfer spectra from ligand to metal। यहां पे ये ligand की तरह काम किया और ये मेटल की तरह काम किया, यहां पे ligand metal charge transfer spectra है। नोट कर लिया? तो assertion था ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक 2008 में, और रीजन था इट हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या 5 अनपेयर्ड है? नो 3 अनपेयर्ड है, बट ये पैरामैग्नेटिक है ना। यस सर यस सर। assertion ट्रू, रीजन फॉल्स। और ऐसा बोल दे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, और रीजन में बोले इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, assertion ट्रू, रीजन ट्रू, एक्सप्लेनेशन ट्रू। अब जो पूछा हो, इसको रब कर रहा हूं मैं। Sir.